गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइफ आई स्टडी। आज है 31 मई। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ऐसी वीडियो डेली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुंगोंग दिवस मनाया जाता है। डुंगोंग दिवस से संबंधित है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को आपको पढ़ करके ये बताना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है हमारा, डुंगोंग जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, यानी डुंगोंग को किसके रूप में जाना जाता है? समुद्री गाय के रूप में। दूसरा कथन कह रहा है, डुंगोंग को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किया गया है। तीसरा कथन दिया गया है, वर्ष 2013 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्र में केवल 250 डुंगोंग ही बचे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही हैं। यानी कि डुंगोंग जो है एक समुद्री गाय है और इसे 1972 के अनुसूची के तहत संरक्षण भी किया गया है। 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार, ZSI के सर्वेक्षण के अनुसार 250 डुंगोंग ही बचे हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं डुंगोंग से संबंधित। तो डुंगोंग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रकार हैं। इसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2013 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार जो है 250 डुंगोंग ही बचे हैं। भारत में केवल जो है मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। डुंगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो अपने पूरे जीवन काल के लिए पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर होता है। और आपको बता दें, समुद्र पर निर्भर होने के साथ साथ यह समुद्री घास पर भी निर्भर होता है। और यातायात होने के कारण, समुद्री यातायात होने के कारण जो समुद्री घास है वो नष्ट होती जा रही है। इसी वजह से डुंगोंग की कमी देखने को मिल रही है, यानी इनकी संख्या में जो काफ़ी गिरावट आ रही है वो समुद्री घास की कमी होने की वजह से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 46वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। तो पहला कथन है हमारा, 46वें G7 शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक 10 से 12 जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप डेविड में आयोजित होने वाली थी। पहला कथन इस प्रकार था। दूसरा कथन, इसका आयोजन अब भी निर्धारित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। तो इसका जो कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि आंसर 3 सही हो जाएगा। आंसर नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आपको बता दें कि 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैप डेविड, यानी यूएसए के कैप डेविड में 10 से 12 जून को होना था। अब भी यह समय वही है। इसके तहत जो है वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर जो है चर्चा होनी है। G7 शिखर में सम्मेलन में जो सम्मिलित देश हैं, यानी G7 में ग्रुप में जो सम्मिलित देश हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। इनमें 7 कंट्रीज शामिल हैं। इसका गठन जो हुआ था वर्ष 1975 और वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। यानी 1997 में रूस भी शामिल हुआ था, परंतु G7 से जो है
वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को इस सदस्यता से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से फिर से इसे G7 समूह के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ से आप कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे इसका गठन 1975 में हुआ, तब यह G7 के रूप में जाना जाता था, बट 1997 में जब रूस शामिल हो गया तो ये G8 के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही कर करके रूस ने जो है उसे अधिकृत कर लिया अपने, जिसे रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। तब से यह फिर से G7 समूह के रूप में जाना जाने लगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम बताइए जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। तो इस स्पेस व्हीकल का नाम है द क्रू ड्रैगन। चलिए स्पेस एक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देते हैं। स्पेस एक्स जो है यह 28 मई को लॉन्चिंग करने वाला था अपना जो मिशन है, बट मौसम ख़राब होने की वजह से इसे टाल दिया गया है। अब 30 मई को उड़ान होनी है, ठीक है। बट स्पेस एक्स जो है एक अमेरिकी कंपनी है, ये प्राइवेट अमेरिकी कंपनी है जो व्हीकल्स यानी जो स्पेस में वर्क करती है। जैसे नासा जो है वो गवर्नमेंटिकल है, तो स्पेस एक्स वहीं पर प्राइवेट कंपनी है। इसे एलन मस्क ने 2002 में स्टार्ट किया था। एलन मस्क ने 2002 में स्टार्ट किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पेस एक्स नामक कंपनी को। इसका मकसद जो होता है अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना, यानी स्पेस में जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कुछ वर्क्स करने हैं, उसकी लागत को कम करना, क्योंकि यह गवर्नमेंटल सिस्टम से की अपेक्षा कम लागत में जो है वर्क कर लेती है। यह कंपनी फाल्कन 9 फाल्कन हैवी रॉकेट्स पर कमर्शियल और सरकारी लॉन्च सेवाएं देती है। कुछ सेवाएं सरकारी भी दे रही है और कुछ प्राइवेट सेवाएं भी जारी करती है। दुनिया की अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है। यह दुनिया की एक प्राइवेट ऐसी कंपनी जो इतने अच्छे से वर्क कर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीन ने इस साल दोबारा नापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर अपनी सर्वे टीम भेजी है। सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? तो सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8844.43 बताई जा रही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। चलिए अब सर्वे टीम के बारे में जान लेते। सर्वे टीम के बारे में साथ साथ ही चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8844.43 है, जबकि हमको पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो नेपाल के अकॉर्डिंग 8848.13 है। चलिए अब बता देते हैं नेपाल की जो ऊंचाई उसकी अपेक्षा यह ऊंचाई 4 मीटर कम है। चीन ने एक बार फिर दुनिया को माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी को मापने और उसके सर्वे करने के लिए भेजा था। चीन की सर्वे टीम एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से नापने के लिए तिब्बत के रास्ते 27 मई को वहां पहुंची थी। तिब्बत के रास्ते ये गई थी सर्वे टीम, लेकिन नेपाल इस मेजरमेंट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका मेजरमेंट अलग है और इसका मेजरमेंट अलग है। सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8844.43 मीटर है, और जबकि नेपाल की गणना के अनुसार हमने बताया 8848.13 मीटर है। आपको कुछ फैक्ट्स और बता देते हैं, जैसे नेपाल और चीन की सीमा माउंट एवरेस्ट शिखर तक दोनों की फैली हुई है, इसलिए दोनों देश के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर काफ़ी गहरा मतभेद रहता है। एक बार और सर्वे टीम ने ऐसा खुलासा किया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? पहले तो हम बता देते हैं अर्जुन पुरस्कार जो होता है पूरे जीवन की उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होता है। तो यह भेजा गया है मीराबाई चानू को।
किसको भेजा गया है? मीराबाई चानू को। आप फोटो में देख सकते हैं विराट कोहली के साथ मीराबाई चानू आपको दिख रही होंगे। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलक खेल उठाती हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें विराट कोहली की तो वो इंडियन टीम के कैप्टन हैं। चलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेज दिया है। महासंघ ने चानू, रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भी भेजे हैं। यानी 3 नाम आप यहां से याद कर सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 नाम भेजे गए हैं, मीराबाई चानू, रागाला वेंकट राहुल, पूनम यादव। ठीक है, ये 3 नाम आप महत्वपूर्ण हैं, याद कर लीजिएगा। ये जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजे गए नाम हैं। आपको बता देते हैं वहीं साथ में मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट के कैप्टन विराट कोहली के साथ खेल रत्न दिया गया था। खेल रत्न कब दिया गया था? 2018 में। किसके साथ दिया गया था? विराट कोहली के साथ दिया गया था, और उन्हें उसी साल 2018 में पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगर वहीं हम बात करते हैं मीराबाई चानू का जन्म कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में हुआ था। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी तैयार हो गया कि मीराबाई चानू का जन्म कहाँ हुआ? इम्फाल में हुआ। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती? तो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। 2018 के गोल्ड कोस्ट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2014 में ग्लासगो में इन्होंने रजत पदक भी जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये पीके नायर को नियुक्त करने की घोषणा की गई। यानी कोई आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। पीके नायर को जो है गणराज्य में नाइजर के गणराज्य में नया राजदूत घोषणा करने की गई है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए मार्कोस ट्रायजो। मार्कोस ट्रायजो, यानी आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मार्कोस ट्रायजो। इन्हें ही एनडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई है। चलिए आपको इनके बारे में, मार्कोस ट्रायजो के बारे में कुछ फैक्ट और साथ ही एनडीबी के बारे में फैक्ट्स बता देते हैं। ब्राज़ील के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुके हैं मार्कोस ट्रायजो, जो संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके हैं। ये केबी कामत के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे। यानी अब तक एनडीबी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? केबी कामत थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो सम्मेलन के माध्यम से विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में सम्मिलित हुई थी। यानी इस बैठक में जो है हम जो पार्टिसिपेट बॉडी थी इंडिया की, वो थी निर्मला सीतारमण। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, भारत के अनिल किशोर को सम्मेलन के दौरान एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। यानी भारत के अनिल किशोर उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे एनडीबी में। ठीक है, चलिए अब एनडीबी के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके संचालन के प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, ये सब प्रोवाइड करना एनडीबी का वर्क होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एनडीबी के सभी सदस्य देशों की, तो ये ब्रिक्स जो सभी सदस्य देश होते हैं उन्हीं को जो है ये परामर्श देने का काम करता है। एनडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? संघाई चीन में है एनडीबी का मुख्यालय। एनडीबी का मुख्यालय आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर है? संघाई चीन में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए किस नाम की एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया गया है? एक स्वतंत्र बॉडी का जो निर्माण किया गया है वो है WHO फाउंडेशन। यानी आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। यह जो संस्था है यह WHO से इतर काम करेगी, यानी ये इससे अलग स्वतंत्र रूप से वर्क करेगी। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं।
WHO के जो निदेशक थे टेड्रोस अधानम गब्रियस, इन्होंने महामारी के दौरान जो है वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन नाम की एक स्वतंत्र संस्था बनाने की घोषणा की है। इस स्वतंत्र संस्था के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आम जनता समेत वित्त के गैर परंपरागत स्रोत से वित्त एकत्रित करने की काम करेगी। यह संस्था कानूनी तौर पर WHO से अलग बनाई गई है। यह संस्था का लक्ष्य जो है WHO के योगदानकर्ताओं के आधार पर और अधिक व्यापक बनाना और वित्त पोषण कार्यक्रम की अधिक अस्थायी बनाना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्सर जो है किसी तरह के मैटर हो जाते हैं WHO की फंडिंग रोक दी जाती है, जैसे अभी अमेरिका ने किया है। तो इन सभी से निपटने के लिए जो ऐसा किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी है, ये भी याद रखिएगा। WHO की स्थापना जो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वेब क्यू ऐप लॉन्च किया गया है? तो वेब क्यू ऐप जो लॉन्च किया गया वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। इस वेब क्यू ऐप में क्या है, इसके बारे में जानकारी नीचे आपको हम बता देते हैं। वेब क्यू ऐप जो है एक मोबाइल ऐप है। इसके माध्यम से जो केरल सरकार है इस शराब की बिक्री के आभासी कतार प्रणाली शुरू करने की कोशिश करेगी। एक आभासी यानी जो इस समय कोविड-19 से लड़ने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। इससे शराब की दुकानों पर भीड़ कम होगी, साथ ही सामाजिक दूरी भी बनी रहेगी। सामाजिक दूरी नहीं, फिजिकल दूरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरी होगा कि नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। इस ऐप को कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप फेयर कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। यानी एक कोडिंग ऐप है जिसके द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री की, तो पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दोनों महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर तथ्य। पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। आज का हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।